बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बेटा टॉर्क, मोशन एंड फोर्स को। इसमें बेटा जी दो एमसीक्यू मैंने पुट किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछी जा चुकी हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स। अब बेटा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बेटा जी। अब यहां पे डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो है दैट इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जिसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का नाम देते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये फोर्स की इक्वल होता है। अब बड़ा जो बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो ये बात डिस्कस हो चुकी है कि उस बॉडी पे सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, उस पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो उस ऑब्जेक्ट के वेट की इक्वल होती है। तो हम लोग बेसिकली वेट को कहते ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट बिकॉज बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग बेटा जी। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन यहां पे हमारे पास जो है इसका वेट होगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्स ऑफ 50 डाइन्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम फॉर 3 सेकंड, देन इंपल्स विल बी। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है जो कितने डाइन्स की है जी, 50 डाइन्स की फोर्स है हमारे पास बेटा। यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन्स जो है इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम फॉर 3 सेकंड, देन इंपल्स। अब इंपल्स के लिए हमें सिर्फ दो चीजें रिक्वायर्ड थी, फोर्स उन्होंने गिवन की हुई है और साथ टाइम गिवन किया हुआ है। मैथ यहाँ पे यूज नहीं होगा किसी भी तरह से, तो हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली कीजिएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल बी 150 डाइन सेकंड। तो देखिएगा अल्फा ऑप्शन में ये चीज गिवन है 150 डाइन सेकंड। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, अगर हमें उन्होंने न्यूटन सेकंड में भी आंसर दिए हुए हैं, ये देखिएगा न्यूटन सेकंड में हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं 150 डाइन सेकंड को न्यूटन सेकंड में। अगर तो आंसर को इक्वल आता हुआ तो फिर उसके मुताबिक हम लोग जो है वो ऑप्शन चूज करेंगे। अब तो जो कीजिएगा f क्रॉस t 50 डाइन्स इंटू 3 दैट विल बी 150 डाइन सेकंड। ये जो हमारा अल्फा ऑप्शन ये राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बेटा जी देखिएगा 150 डाइन जो होता है ये 10 की पावर -5 न्यूटन की इक्वल होता है। 7 सेकंड आ गया बेटा जी, तो डाइन्स की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -5 न्यूटन। तो बेटा ये हमारे पास 10 की पावर -5 है। अगर हम इसको 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3 न्यूटन सेकंड। तो इसके मुताबिक बीटा ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमारा एग्जैक्टली जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी चार्ली बेटा जी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी ग्राफ्स हैं, ठीक है जी। ग्राफ का ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन ग्राफ्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें डिफरेंट जगह पे पूछे जाने वाले ग्राफ्स की बेसिक्स जो होंगी उनके बारे में इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। अब तो जो कीजिएगा ग्राफ्स में हमारे पास पहले है डीटी ग्राफ, ठीक है जी। अब डीटी ग्राफ जो हमारे पास है इसे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बड़ा सबसे पहली इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी लिखी जाती है, जो कि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर की इक्वल आती है। अब सबको पता है कि स्लोप जो होती है बेसिकली दैट इज tan थीटा, और tan थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है। तो किसी भी ग्राफ में अगर हम कुछ यूं ग्राफ बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर फैक्टर है, ये बेस फैक्टर है, तो एक्स एक्सिस के हवाले से जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे। यहां डिस्प्लेसमेंट है, यहां टाइम है, तो मतलब परपेंडिकुलर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो बेस है वो टाइम है। तो इसका मतलब ये डी ओवर टी आ जाएगा, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। अब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, सिमिलरली स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड बेटा जी। अब तो जो कीजिएगा वो कहते हैं इसका एरिया अगर हम लेते हैं तो एरिया लेने का मतलब है हमने y वाले फैक्टर को x वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी dt। तो ये किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब है एरिया गिव्स नथिंग, एरिया हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। किस ग्राफ का? dt ग्राफ का बेटा जी। अब नेक्स्ट है स्लोप फॉर अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक जनरल सी बात है कि ग्राफ कैसा भी है किसी भी तरह की दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान है, अगर उसकी लाइन स्ट्रेट है तो उसका जो हमारे पास स्लोप वाला फैक्टर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब यहां पर एक से ज्यादा या एक से ज्यादा पॉसिबल जो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ग्राफ में वो सारी यहां मैंने मेंशन की हैं, और यहां पे हम ये बात डिस्कस करेंगे कि इन सब का स्लोप का जो फैक्टर है वो हमेशा का रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस बात को आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप फॉर अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब बेटा तो जो कीजिएगा फर्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है ग्राफ कुछ यूं बनाया जाए, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा जी, यहां पे हमारे पास
ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा, टाइम भी, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी, और डिस्प्लेसमेंट में आने वाले जो इंक्रीज हैं वो इक्वल हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब है कि इसकी स्लोप डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी दैट विल गिव अस वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो वो वेलोसिटी हमारे पास बेटा जो है कांस्टेंट होगी। अब दूसरी बात इससे इस ग्राफ से रिलेटेड क्या पूछी जा सकती है कि क्या वेलोसिटी जो आई है वो कांस्टेंट तो है, क्या उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेटा आपने इस ग्राफ में ये बात याद रखनी होती है कि टाइम वाला जो फैक्टर है वो तो कभी डिक्रीज करता ही नहीं है भाई। तो टाइम तो हमेशा 1 सेकंड से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, ऑनवर्ड बढ़ता ही जाना है। टाइम नेवर डिक्रीज, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं करता। तो इसलिए हम ग्राफ का एरो भी इसी हिसाब से लगाते हैं कि उसके इनिशियल पॉइंट की निस्बत उसके फाइनल पॉइंट में टाइम ज्यादा हो। अगर इन दो पॉइंट्स का जिक्र करेंगे, इनिशियल लेंगे, ये फाइनल लेंगे, अगर एरो इधर को है तो फिर इनिशियल का टाइम कम है, फाइनल का ज्यादा है। अगर ये एरो मैं इस डायरेक्शन में लगा देता बेटा तो फिर ये इनिशियल पॉइंट होता, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल। तो इसका मतलब है फिर फाइनल पे टाइम कम होता, इनिशियल पे ज्यादा। तो ये कहना टोटली गलत होता कि बाद में टाइम कम था, पहले टाइम ज्यादा था। ऐसा कहना कभी भी जो है वो हमें राइट आंसर की तरफ नहीं लेके जा सकता। अब तवज्जो कीजिएगा कि हमने एरो इस तरफ को लगाया है टाइम की वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए कि टाइम हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। अब साथ साथ बेटा इस तरफ एरो लगाने से टाइम के इंक्रीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। अब इसका मतलब है स्लोप किसके इक्वल है जी, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बेटा ये जो कांस्टेंट फैक्टर है ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज्यादा है, फिर फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज्यादा है। इसका मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी जी, पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट तो होगी, लेकिन वो बेटा जी क्या होगी जी, नॉन जीरो वैल्यू होगी, वो जीरो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और चेंज इन टाइम भी आ रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी, लेकिन होगी क्या जी, कांस्टेंट। अब ये लाइन स्ट्रेट थी, मैं रिपीट करता हूं इसका कंक्लूजन, लाइन स्ट्रेट थी, स्लोप कांस्टेंट रहनी है। स्लोप देती क्या है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी यानी वेलोसिटी देती है। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये डिपेंड करता है कि फाइनल वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की ज्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं। अगर इसकी फाइनल वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है यानी बाद वाली वैल्यूज ज्यादा हैं, इनिशियल वैल्यूज कम हैं, तो इसका मतलब है पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यूज टाइम के साथ साथ कम हो रही होती तो यहां पर जो आंसर आता वो नेगेटिव आता बेटा जी। अब स्लोप ऑफ dt ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी फॉर अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी कांस्टेंट, इट इज पॉजिटिव एज वेल एज अ नॉन जीरो वैल्यू विद अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये नॉन जीरो होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। अब सेकंड ग्राफ देखिएगा, इसमें बेटा जी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप इसकी भी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी होगी जो कि v की इक्वल है और ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो इसका हमारे पास रिजल्ट कांस्टेंट ही आना है। लेकिन ये कांस्टेंट फैक्टर यहां पे क्या आएगा जी, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा इस पॉइंट पे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। यहां पे लेट अस कंसीडर डिस्प्लेसमेंट d है ये, तो यहां पर भी d होगा, यहां पर भी d, यहां पर भी d। ये d की वैल्यू यानी y के लॉन्ग चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, x की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यूज चेंज हो रही है। इसका मतलब टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहां कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन गिव अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर y एक्सिस। तो अब स्लोप डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वी विल बी कांस्टेंट बट दिस कांस्टेंट नंबर विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा जी, जीरो आ जाएगी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। अब नेक्स्ट बेटा जी थर्ड हमारे पास ग्राफ है, इसमें वर्टिकल लाइन लगाई गई है। अब वर्टिकल लाइन क्या बताती है कि यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता जा रहा है लेकिन टाइम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हर पॉइंट पे टाइम वही है, इसके लिए टाइम वही है, इसके लिए भी टाइम वही है, फाइनल पॉइंट के लिए भी टाइम वही है। तो डेल्टा टी जीरो हो गया तो स्लोप इसकी भी कांस्टेंट होगी, लेकिन डेल्टा डी तो है, अब डेल्टा टी नहीं है, समथिंग ओवर जीरो दैट विल बी इक्वल टू इनफिनिटी, तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है डेल्टा टी जीरो होने की वजह से वेलोसिटी इनफाइनाइट है, तो ये हमारे पास रिजल्ट यहां पे आ जाएगा वर्टिकल लाइन के लिए। तो इन दो के अंदर आपको क्या वाज़ेह हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमारे पास
जो ग्राफ है उसकी स्लोप कांस्टेंट होगी अगर स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात यह कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वाई एक्सिस के अलोंग जो भी क्वांटिटी दी जाती है वो चेंज नहीं हो रही होती, जबकि वर्टिकल लाइन के लिए एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन वैल्यू दी जाती है वो कभी चेंज नहीं हो रही होती जी। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ ग्राफ है, इसमें लाइन जो है वो कुछ यूं लगाई गई है बेटा जी, इसमें एरो यूं लगाया गया। इसकी वजह क्या है देखिएगा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल ले लें जी। अब हमने इसके एरो को इधर को लगाना था, उसकी वजह क्या थी जी कि अगर हम ये एरो इधर को नहीं लगाते तो फिर इधर को लगा देते हैं तो फिर ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट होगा, तो फाइनल पे टाइम कम हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर और इनिशियल पे ज्यादा हो जाता। लेकिन अगर हमने एरो इधर को लगाया है, ये कौन सा पॉइंट है जी, इनिशियल कंसीडर कर लें, ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल है। आप इसे फाइनल ले लें, इसे ले लें, इसे ले लें, कोई भी पॉइंट फाइनल ले सकते हैं। अब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अगर ये फाइनल है तो इसका मतलब है कि इनिशियल पर जो टाइम है वो यहां से लेके यहां तक वो कम है और फाइनल पे देखें तो टाइम क्या हो जाता है जी, ज्यादा। तो हमारा मकसद यही होता है कि टाइम कभी डिक्रीज करता ही नहीं है। अगर टाइम डिक्रीज नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पर फिर जो एरो लगाना था वो हमने इस डायरेक्शन में लगाना था ताकि इनिशियल पे टाइम कम हो, फाइनल पे टाइम ज्यादा हो। अब बेटा यहां पे हमारे पास जो है देखा जाए, दूसरी बात, ये जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा डी आई और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा डी एफ। अब डी एफ जो है ये कम है जबकि डी आई की वैल्यू क्या होगी जी, ज्यादा होगी। तो अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब लाइन तो स्ट्रेट ही है इसलिए इसकी स्लोप, इसकी वी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी क्या रहेंगे जी, कांस्टेंट। लेकिन आंसर क्या देंगे, नेगेटिव। अब इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा, वो नॉन जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी इज नॉन जीरो बट नेगेटिव। जब ये लाइन इस फॉर्म में आ रही थी तो इसका मतलब है वेलोसिटी तब भी नॉन जीरो वैल्यू के साथ कांस्टेंट थी लेकिन पॉजिटिव थी बेटा जी। अब यहां देखिएगा, ये जो ग्राफ है बेटा जी ये कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन का ग्राफ हमेशा वेरिएबल होता है। कर्व जहां भी होगी उनका रिजल्टेंट स्लोप का हमेशा एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी। लेट अस कंसीडर यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमारे पास होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू वी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि ये वेरिएबल है तो स्लोप जो है वो भी स्लोप किसकी इक्वल है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी के। अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी भी कांस्टेंट नहीं है। अगर डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी कांस्टेंट नहीं है तो ये किसकी इक्वल होते हैं, वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। अब आपने तवज्जो करनी है कि यहां पर अगर देखा जाए बेटा तो स्लोप जो है, एंगल जो आ रहा है वो ज्यादा है। अगर मैं सेकंड पोजीशन पे चला जाता हूं तो एंगल बानिस्बत पहले के कम हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल यहां आ जाता हूं तो एंगल यहां पे 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ एंगल 60 था तो यहाँ पर राउंड अबाउट 45 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया जी, 0 हो गया। इसका मतलब इस ग्राफ को देखें तो इसकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती जा रही है और जो भी हमारे पास लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती चली जाती है और उसका हम जो स्लोप का फैक्टर है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं, यानी ये एंगल्स, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्लोप भी डिक्रीज होती जा रही है। अब tan थीटा की वैल्यू बेटा मैंने आपसे शेयर की थी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है और जैसे जैसे एंगल 90 से 0 की तरफ आता है तो एंगल डिक्रीज कर रहा होता है, साथ साथ tan थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही होती है। अब बेटा यहां पे tan थीटा ही तो स्लोप देता है, अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, स्लोप डिक्रीज कर गई तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। अब हमारे पास ये कांस्टेंट नहीं होगा, डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव तो है क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से ज्यादा है। फिर इन दो पॉइंट्स को देखें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से ज्यादा है, फिर इन दो पॉइंट्स को देखें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से ज्यादा है। चाहे इनका अब जो फर्क है वो कम ही है लेकिन फिर भी इस केस में फाइनल जो है वो इनिशियल से ज्यादा ही रहेगा हर पॉइंट पे। तो डी एफ माइनस डी आई करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या कर रही है जी, डिक्रीज कर रही है। अब देखिएगा हमने इसमें याद कर रखना था स्लोप हर उस लाइन की डिक्रीज करती चली जाती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जाता है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीजिंग है। अब यहां पे 6 केस में देखिएगा ये लाइन कुछ यूं लगाई गई है। अब यहां पे भी देखिएगा ये लाइन इधर थी, फिर ये कम होती है, यहां पे आती जा रही है, इसकी ये पैरेलल होती जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अब फिर इसकी स्लोप क्या करती जा रही है जी, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। इसकी स्लोप अगेन ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह क्या है कि ये फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती जा रही है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, स्लोप डिक्रीज करेगी, ये सारे फैक्टर डिक्रीज कर जाएंगे, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा।
अब यहां पे ये वाली इनिशियल वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो होगी ये फाइनल है। फिर अगर हम इसे इनिशियल ले लेते हैं तो ये क्या होगी फाइनल, फिर इसे इनिशियल लेंगे तो ये क्या होगी जी फाइनल। अब देखिएगा ये इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा था, फाइनल में डिस्प्लेसमेंट कम है। इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट फिर से ज्यादा है, फाइनल में डिस्प्लेसमेंट कम है। इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, इसका मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ताकि टाइम की वैल्यूज ग्रेजुअली बढ़ती जाएं। इस मकसद के लिए हमें एरो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ा। तो ये एरो कहता है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है। कंडीशन यही आ जाएगी, अगेन इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, 7th है स्लोप। यहां पे देखिएगा ये स्लोप क्या कर रही है जी, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। अब यहां पे ये वाली स्लोप का इंक्रीज करना बताएगा कि डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी इंक्रीज कर रहा है, वी इंक्रीज कर रहा है। अब यहां पर लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही थी, देखिएगा इस केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही थी, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से ज्यादा था तो रिजल्ट क्या आ रहा था जी, पॉजिटिव। अब इसके रिवर्स रिजल्ट यहां पे आया था कि अब फाइनल कम हो गया, इनिशियल ज्यादा, तो रिजल्ट क्या आ रहा था जी, नेगेटिव। और ये वाली स्लोप डिक्रीज कर रही थी, ये भी स्लोप डिक्रीज कर रही थी। दोनों के डिक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग थी, ठीक है। लेकिन यहां पॉजिटिवली डिक्रीजिंग थी, यहां पे नेगेटिवली डिक्रीजिंग है। यहां पे देखिएगा ये लाइन अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ऑलरेडी थी, अब किसके पैरेलल होती जा रही है, वाई एक्सिस के। तो टाइम के साथ साथ इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है। अब स्लोप बढ़ती जा रही है तो हम लोग कहेंगे कि फिर डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वाला फैक्टर बढ़ता जा रहा है। डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब जो चीज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है उसको हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट की इक्वल नहीं होगी। अब बेटा जी हमारे पास यहां पे देखिएगा ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो ये फिर इनिशियल है तो ये फाइनल है। तो हर फाइनल पॉइंट इनिशियल से ज्यादा वैल्यू कंटेन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की। इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से अगेन क्या आ गए हैं, ज्यादा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और ये इंक्रीजिंग होगी क्योंकि इसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। अब इसी तरह से बड़े इस ग्राफ को देखिएगा, पहले ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसकी स्लोप मिनिमम है, फिर ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती जा रही है तो इसकी स्लोप भी इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, फाइनल वैल्यू कम है। फिर बेटा जी इनिशियल अगर इसको कंसीडर कर लेंगे, फाइनल इसको कंसीडर कर लेंगे, तो इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। तो इसका वाज़ेह तौर पे ये मतलब हुआ कि यहां पर जो यहां पर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो लेस है किससे, इनिशियल से। तो आंसर क्या आएगा जी, नेगेटिव आएगा। डेल्टा डी का आंसर नेगेटिव। डेल्टा डी नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, नेगेटिव। लेकिन इसकी स्लोप कर तो इंक्रीज रही है तो इसका मतलब दैट इज इंक्रीजिंग। अब बड़ा इन ग्राफ में चारों के चारों ग्राफ्स में क्या चीज वाज़ेह हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वजह से हासिल होने वाली वेलोसिटी के इंक्रीज करने का कतन ये मतलब नहीं होता कि वो पॉजिटिव होगी, और वेलोसिटी के डिक्रीज करने का कतन ये मतलब नहीं होता कि वो नेगेटिव होगी। अब हम कहते हैं कि वेलोसिटीज जो होती हैं, वेलोसिटीज वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। अब देखिएगा इसकी स्लोप क्या कर रही है जी, डिक्रीज कर रही है, लेकिन इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। तो आंसर है डिक्रीजिंग वाला लेकिन है पॉजिटिव। यहां पे भी स्लोप डिक्रीज कर रही है लेकिन इसके फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से कम है। अब स्लोप यानी वेलोसिटी कर तो डिक्रीज रही है लेकिन नेगेटिवली। इसका मतलब है यहां डिक्रीजिंग था तो पॉजिटिव है, यहां डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि हर बार वेलोसिटी का डिक्रीज होना उसके नेगेटिविटी को ही एक्सप्लेन करता है। वेलोसिटी डिक्रीज करना मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया है। वो नेगेटिवली भी कम हो सकता है, वो पॉजिटिवली भी कम हो सकता है। और वेलोसिटी का इंक्रीज करना कतन ये मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज की है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो पॉजिटिव होगी, ये जरूरी नहीं है। वेलोसिटी का इंक्रीज करना का मतलब सिर्फ ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, वो नेगेटिवली भी बढ़ सकता है, वो पॉजिटिवली भी बढ़ सकता है। अब तो जो कीजिएगा यहां पे देखिएगा ये स्लोप इंक्रीज कर रही है। स्लोप इंक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज की है और पॉजिटिव है। यहां पर भी स्लोप इंक्रीज कर रही है लेकिन ये है क्या, नेगेटिव। इसका मतलब इंक्रीजिंग का कतन ये मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और डिक्रीजिंग का कतन ये मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी। वेलोसिटीज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की डिपेंडेंस होती है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या इनिशियल ज्यादा है। अगर इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो df माइनस डी करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। और अगर फाइनल ज्यादा और इनिशियल कम है तो df माइनस डी करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास जो है हमें पॉजिटिव वेलोसिटी देंगे। अब बड़ा बात सिंपल ये हुआ, कंक्लूजन हमारा कि
वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव होना उसके इंक्रीज डिक्रीज होने को एक्सप्लेन नहीं करता। वेलोसिटी का पॉजिटिव होना मतलब बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेलोसिटी को गेन करके मूव कर रही है और अपनी वेलोसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाती जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से 20, 30, 40 करती जा रही है। एक बॉडी, फिर वही बॉडी रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है और वापस आना शुरू कर देती है। अब वो जो बॉडी अगर उसी डायरेक्शन में जाती रहती है लेकिन वो पहले हरकत कर रही थी, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही थी, तो वो पॉजिटिव भी थी और इंक्रीजिंग भी थी। लेकिन अगर उसी कार ने रुकना है लेकिन डायरेक्शन वही रखती है, तो अब उसकी वेलोसिटी कम तो हो रही है लेकिन है अभी भी पॉजिटिव। अगर वही गाड़ी वापस आती है रुकने के बाद, अगेन अपनी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट कर लेती है लेकिन वेलोसिटी जो है वो बढ़ाना शुरू कर देती है। अब इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए फिर वो पहले वेलोसिटी बढ़ाती है फिर कम करना शुरू कर देती है। अब वेलोसिटी स्टिल नेगेटिव है और साथ क्या होना शुरू हो गई है, डिक्रीज होना शुरू हो गई है। अब बेटा यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर हैं वेलोसिटीज के, वो सिर्फ ये बताते हैं कि बॉडी अपनी स्पेसिफिक या इनिशियल डायरेक्शन में जा रही है या इसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली हुई है। ठीक होगी बात बेटा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कम है या इनिशियल कम है, दूसरा फैक्टर ये है जिससे हमें वेलोसिटी के पॉजिटिव नेगेटिव होने का पता चलता है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करना बेटा जी, ये एक अदर चीज है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी ये जरूरी नहीं, डिक्रीजिंग वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी ये जरूरी नहीं है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। सिमिलरली डिक्रीजिंग भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं जी। अब नेक्स्ट बेटा जी वीटी ग्राफ है। जिस बच्चे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की समझ आ गई है 100% ये ग्राफ वैसे ही है। अब मैंने वो सारे ग्राफ कंपोजिट करके यहां बना दिए हैं और नंबरिंग भी वही है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब बेटा इन ग्राफ्स में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट है बेटा जी, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड। अभी हम बना के, ये पहला ग्राफ था ये वाली लाइन, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये वाला फिफ्थ है, जबकि ये वाला जो ग्राफ ये 6 था, ये 7 है और ये वाला 8th ग्राफ है बेटा जी। अब हमें सिंपल क्या है कि जितने भी बेटा हमने यहां पे रिजल्ट लिखे हैं सब में क्या लिखा है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी नहीं बल्कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लिखा जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है और वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होगा, वाई ओवर एक्स होगा, तो वी ओवर टी लिखा जाएगा जो एक्सेलरेशन की इक्वल होगा। अब सबके सब रिजल्ट 100% सेम रहेंगे, सिर्फ किन चीजों में फर्क आएगा, आपने सिर्फ इस चीज को रिप्लेस कर देना है। मतलब आपने रिप्लेस कर देना है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी को आप रिप्लेस करेंगे किससे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ए। अगर ये पुट कर देंगे तो आपने यहां पे सिर्फ इतने फैक्टर को चेंज करते चले जाना, बाकी सारे के सारे ग्राफ सबके सब रिजल्ट जो हैं वो सेम रहेंगे अगर आप डी को वी से रिप्लेस करते हैं तो। अब बेटा जी ये 100% सबका सब वही पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट एज इट इज आएगा, सिर्फ आपने वी डी की जगह पे क्या लिख देना है जी, वी लिख देना है और बाकी आपका रिजल्ट। अब यहां पे देखिएगा कहते हैं जी फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बेटा जी। अब यहां पे कहते हैं फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, इट मींस कि वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। अब हमें क्या करना है जी, इस पोर्शन का जो ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ का हमें क्या फाइंड करना है जी, एरिया। ये तो अजीब सी डायग्राम बन गई है जी, तो हमें यहां पे सिंपल बेटा इसका बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है कि हमें क्या करना होगा कि हमें इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं जिसका एरिया हमें इजीली निकालना आता है। अब मैंने अगर इसका स्क्वायर बनाता हूं, ये रेड लाइनिंग में यहां पे शो कर देता हूं, ये एक स्क्वायर बन गया जी, मुकम्मल एक स्क्वायर बन गया। तो मैं स्क्वायर का एरिया ले लेता हूं, कितना आएगा जी, यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ होगी दैट विल बी 5 से लेके 10 तक कितनी होगी 5, तो ये विड्थ होगी जी इसकी 5। 10 से 30 तक इसकी जो है वो लेंथ हो गई, लेट अस कंसीडर दैट इज 20। अब इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, एरिया कितना आ गया जी 100 मीटर। अब तो जो कीजिएगा ये इक्वल साइज के टोटल 4 बॉक्सेस बने हैं, इन 4 के 4 1 2 3 और 4 के 4 बॉक्सेस का टोटल एरिया कितना आया 100 मीटर। लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितना है, इनमें से सिर्फ 2 बॉक्सेस का रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब टोटल में से 50% चाहिए। तो हम 100 को 2 पे क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। एरिया व्हेन डिवाइडेड बाय 2 देन वी विल गेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 50 मीटर बेटा जी। दैट्स ऑल, फी अमानिल्लाह।